जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी क्वेश्चन बैंक को, जो कि बिहार पुलिस नई भर्ती आने वाली है, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी अभी करा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे 19/10/2014 वाला पेपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। और ये प्रैक्टिस सेट है हम लोग का 8वां। ठीक है, अब चूँकि 8वां इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें यूनिक पब्लिकेशन वाला भी करा रहे हैं और कोनी पब्लिकेशन वाला, दोनों हम कराते चल रहे हैं। इसलिए तो प्रैक्टिस सेट के नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो हम नंबर आपको बताएंगे ये वही सेट है, यानी कि इसका नाम दिए हैं प्रैक्टिस सेट 8। आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सेट लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, काफ़ी टाइम मतलब 2-4-5 दिन तो लेट हो ही गए हैं। वजह यही था कि खेती वगैरह में हम फंस गए थे, चूँकि हमारा अपना खेत भी है, उसमें अभी धान रोपाई वगैरह काम चल रहा ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आते रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए शुरुआत कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो देखने से पता चल रहा होगा कौन, यानी कि पूछ रहा है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से सेट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइएगा। इनमें कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं? कहिएगा सर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषणों की विशेषता बताते हैं। कौन? प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण का भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, बताइए। संज्ञा विशेषण जोड़ी में इनमें कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रांत प्रांतिक। प्रांत प्रांतिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या जगदीश में कौन सी संधि है, बताइए। जगदीश में कौन सी संधि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? कहेंगे सर व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट। संधि विच्छेद हो जाएगा इसका जगत जोड़ इस, है ना, जगत जोड़ इस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्थक खंड शब्द सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिसका यानी अर्थ निकल रहा हो तो उसी को बोलते हैं सार्थक खंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उसको हम लोग यौगिक बोलेंगे। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें अव्यय कौन सा है, बताइए। इनमें अव्यय कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरे धीरे। ये क्या है, एक प्रकार का अव्यय है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, बताइए। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है इनमें? तो क और ग, ये क्या है, अल्पप्राण वर्ण हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, पूछ रहा है, बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मांडवी जो है ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, बताइए। मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या, भाववाचक संज्ञा इनमें कौन सा है? तो राइट आंसर कहेंगे सर हरियाली, ये क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क, ख, ग और घ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, ये इंग्लिश वाला है तो इसका फटाफट से हम आंसर बता देते हैं। इफ़ हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट का आंसर ए हो जाएगा, टोटली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्पेल्ड वर्ड चुनने के लिए पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये रहा 15 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, ये है यहाँ से मैथ का भी, तो इसका भी फटाफट हम लोग क्वेश्चन का जो है आंसर हम बता देते हैं। डी होगा यहाँ पर सही, आप लोग बना करके देखिएगा, है ना। और यहाँ पर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26,250। इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट 20 नंबर का इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 43। अगला है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1880। और नेक्स्ट है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 30180। और फिर नेक्स्ट है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,17,648। और अगला देखिएगा डी होगा यहाँ पर 74। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा लास्ट, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी। तो ये सब आप बना के देख लीजिएगा, मैथ था इसलिए हम फटाफट आपको सिर्फ आंसर बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर कांसी का प्रयोग, ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब। प्राचीन नगर तक्षशिला, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच, तो ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, अथर्ववेद मिलता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर सी, अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, घनानंद को, ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा है कि रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद, पश्चात माने के बाद, स्वतंत्र राज्य बन गया? रुहेलखंड। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ए बिल्कुल सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? शाह आलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1998 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? राइट आंसर लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ए होगा करेक्ट आंसर। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बताइए। औरंगाबाद में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट मूर्ति की पूजा, तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछ रहा विद्यमान इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे ऑप्शन ए गोपाल, ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा? गोपाल। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम क्या रखा? गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी, ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, बताइएगा। 1 नंबर में दे रखा है वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, वेलेजली, फिर दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए, कार्य करने के कालक्रम के अनुसार दिखाना है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले एक आएगा यानी कि वारेन हेस्टिंग्स सही है, उसके बाद आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आ जाएगा आपका वेलेजली और फिर लॉर्ड डलहौजी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा सी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहेंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग धारा कहते हैं, धारा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी क्या कहलाती है? डी होगा करेक्ट आंसर, महाखंड कहलाती है। क्या कहलाएगा? महाखंड, खंड कहिए, खड्ड कहिए, खंड ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किस यंत्र के द्वारा? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, रिक्टर स्केल या सीस्मोग्राफ के द्वारा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवनें क्या कहलाती है? सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो सिरोको कहलाती है। क्या कहलाएगा? सिरोको, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 को सुमिलित करना है और कह रहा है कि नीचे दिए गए कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन करिए, बताइएगा। ये रहा आपका। तो भाई इसको मिलाते हैं। देखिए, सांभर झील ये कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे सर ये है राजस्थान में स्थित है ना।
और इसके बाद है लोनार झील, ये कहाँ स्थित है, कहेंगे सर ये है महाराष्ट्र में स्थित। फिर है पुलिकट झील, ये कहाँ पर है, कहेंगे सर तमिलनाडु में है। और नौकुचिया झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नौकुचिया है ना, राक्स ताल, माला ताल, ये सब ताल वाला जितना है ना सब उत्तराखंड आपको लगाना है। तो इस प्रकार से स्थित है, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है, सत्य बताना है। चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं। दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं। लिवरपूल ज्वीड रजी नदी के मुहावने पर स्थित पत्तन है। पत्तन माने बंदरगाह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ध्यान रखना है। 1 2 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी ये वाला गलत है, तो ए आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी कूडनकुलम, ध्यान रखना है। कहाँ पर, कूडनकुलम, करेक्ट आंसर बी। यहाँ पर भी कह रहा है सूची 1 और 2 को मिलान करना है, बताइए। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। ए का जाएगा 4 में, बी का जाएगा 3 में, और सी का जाएगा 2 में, और 4 का जाएगा 1 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी सूची मिलान करने के लिए दिया गया है, बताइए। शहर के नाम है और नदियों के नाम, क्या होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए का जाएगा 4 में, इसमें है ना, और इसका मिला लीजिए 3 में जाएगा, और इसका मिला लीजिए 2 में, और राट रडम जो है ये न्यूमॉस। नदियों के नाम एक तरफ शहर के नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है, बताइए। गंगोत्री उत्तराखंड, जेमू हिमाचल प्रदेश, चेमायुंगडुंग तिब्बत, सियाचिन काराकोरम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, कह रहा था सुमेलित कौन सा नहीं है, जेमू हिमाचल प्रदेश, ये वाला सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आद्यकल्प शैल समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। करेक्ट आंसर गंगा हो जाएगा ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर नदी और उद्गम स्थल के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है, कीजिए मिलान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर एक का सतलज, ये राकाश झील सही है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है सिंधु, ये पोखर चू हिमनद, ये भी ठीक है। फिर दे रखा है शारदा, ये भी ठीक ही है, इसी में जाएगा, यानी सब के सब इसी में जाएगा। किस प्रकार से हो गया, तो कहेंगे सर 1 2 3 4, किस ऑप्शन में है 1 2 3 4, सर ऑप्शन सी में दे रखा है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिसका जिसमें था उसी में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व क्या है, बताइए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वर मृदाओं का स्रोत, नाभिकीय खनिजों का संसाधन। भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना है। 1 2 3 सही है, यानी कि जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वर मृदाओं का स्रोत कौन हो जाएंगे, कहेंगे सर हिमालय भारत के लिए, इस हिसाब से हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री जो चैनल है ये किसके किसके बीच स्थित है, बताइए। भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। अच्छा कहाँ पर स्थित है सिर्फ ये पूछ रहा है, किसके बीच स्थित है ये नहीं पूछ रहा ना। तो लक्षद्वीप में स्थित है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है, सवाल पूरा पढ़िएगा, नहीं बोल रहा है। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सही है। पढ़ा लिखा हो, ऐसा पढ़ा लिखा तो भाई होना ही चाहिए, लेकिन संविधान में ये जिक्र नहीं मिलता है ना, ये खैर इसको रहने दीजिए। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है, ये भी सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है संविधान में मेंशन है। पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए ना, ये तो बोलने की चीज़ नहीं है, संविधान में ये चीज़ लिखा भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहता कौन सा आवश्यक नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, जो अनपढ़ हो वो भी राष्ट्रपति बन जाएगा,
ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये संविधान में मेंशन नहीं है, ये बात है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग या फिर हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? कितने दिनों के अंदर या कितने माह के अंदर उसको भरना होता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखना है, 6 माह के अंदर उन्हें भरना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है यानी खर्च करता है? सी होगा करेक्ट आंसर, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? बताइए, निर्वाचन आयोग के पास, संसद या भारत के उच्चतम न्यायालय के पास या मंत्रिमंडल के पास? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। डी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? यानी अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देता है? सवाल इसे भी पूछ सकते हैं, तो कहेंगे उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो कब करेगा? उपयुक्त सभी स्थितियों में। कैसे सर? तो राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए तो, राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए तो, या राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति होने पर। कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से यदि वो पद खाली है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है पद का ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं इसके अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देख रहे हैं, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया होगा। हाँ पूछा गया है, मतलब अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया होगा। अब ऐसा नहीं कि जो डेट हमको आप यहाँ पर हम आपको बताए हैं एक ही डेट में, यानी कि एक ही स्टूडेंट से सारा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा। ऐसी बात नहीं, देख रहे राष्ट्रपति से रिलेटेड सारा एक तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं पूछा गया होगा। हाँ ये होता है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड यदि एक शिफ्ट में पूछा गया तो हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जाए, उसके दूसरे दिन जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा गया होगा उसी से रिलेटेड। तो उस हिसाब से कलेक्ट करके एक जगह क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया है इस रुक्मणी पब्लिकेशन में। और यही चीज़ यूनिक पब्लिकेशन में जब जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग देखने को मिल जाता है। कल फिर हम क्लास लाएंगे इसी डेट का, जो डेट का यहाँ आपको हम कराए हैं ना, यही डेट का आपको कल वाला भी क्लास मिलेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। लेकिन हाँ पिछले मॉक टेस्ट से मतलब पिछला जो सेट है उससे मिलता जुलता कई सारा क्वेश्चन मिलेगा अभी। तो क्वेश्चन इधर उधर होता है, लेकिन बस आपको हम इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी सेट हो आप सभी को करा दें, चाहे वो यूनिक पब्लिकेशन का हो या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन का हो, प्रीवियस ईयर वाला सारा करा देंगे। मेरा तो यही मानना है। चलिए अच्छा, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा बताना है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो वो पद कौन संभालेगा, राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, यही पूछ रहा है। तो भाई राइट आंसर होगा सी, ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश होता है ना वो संभालेगा। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद पूछ रहा है कि परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है या संविधान द्वारा सृजित है या राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है? भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह वाला ऑप्शन सही है, संविधान द्वारा सृजित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किन किन चीज़ों का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। कैसे? योजना आयोग का तो होता ही है ना। योजना आयोग का तो अब नीति आयोग नाम कर दिया गया है, नीति आयोग, इस प्रकार से नीति आयोग तो आप लोग जानते ही होंगे। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? कहेंगे सर प्रधानमंत्री होता है। 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, बी होगा करेक्ट आंसर, केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री, बताइए राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है या मंत्रिपरिषद की वेतन को निर्धारित करता है? राज्य का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है?
तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केवल सही है यहाँ पर, यानी मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है राज्य का मुख्यमंत्री। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, केवल 3, तो सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, बताइए। राष्ट्रपति के पास वो पावर है, बताइए। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मंत्री परिषद को छोड़ करके, है ना। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ के, तो मंत्री परिषद को छोड़ के, चाहे वो भारत का महान न्यायवादी हो, राज्य का राज्यपाल हो, है ना, इन सब को हटाने का पावर रखता है राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होगा, साइंस से अब आ रहा है, तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, अति चालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म विचुंबकन, बताइए। डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, रुद्धोष्म विचुंबकन ध्यान रखना है। प्रकाश विद्युत यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, बताइए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है प्रकाश विद्युत सेल, याद रहेगा ना, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होगा। छोटा पत्थर पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा, या दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेगा, या पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट से इसका आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं, हाँ, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु यदि गतिमान हो नीचे की ओर तो उसका गुरुत्व त्वरण समान होता है। गुरुत्व त्वरण क्या होता है, समान होता है, इसलिए दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना है, पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे को कहते हैं, पल्सर, है ना, इसी के नाम पर पल्सर बाइक का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, या विशिष्ट घनत्व कम हो, या चालकत्व कम हो। तो देखिए क्या होना चाहिए, कहेंगे सर सिंपल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, गलनांक कम हो, है ना, तभी उसको फ्यूज के तार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसका गलनांक क्या हो, कम हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखना है, अल्फा कण का। पारसेक किसकी इकाई है, तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर खगोलीय दूरी का, है ना, खगोलीय दूरी का इकाई है पारसेक। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, बताइए। अदिश राशि पूछ रहे हैं, इनमें कौन सा है, तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, कार्य एक अदिश राशि है, आवेग त्वरण या बल सब के सब क्या है, सदिश राशि है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बार किसका मात्रक है, तो भाई वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर 2 गैसों ए और बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में हैं, तो गैस ए और बी के अनुभार परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बनाइएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक के घोल यानी NaCl के घोल में लवण की सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे आप, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, pH मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है, बताइए। हैलोजन ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किस क्रम में होती है, तो पहले क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, सही है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यानी एक तो 10 हो जाएगा और एक 20 में से 10 यदि जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 10, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, 84 का आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या है।
रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी अपचयन, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आघातवर्धी तथा तन्य तत्व इनमें कौन सा है? तो भाई राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं, यानी किस में विलय होते हैं? डी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे कार्बनिक विलायक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? ये सब प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर गर्दन के निकट जाकर के बुलबुले एकत्रित होंगे, सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक और ज्वलनशील गैस है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो करेक्ट आंसर डी होगा, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए क्या चाहिए? तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? अच्छा, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, मतलब ये क्वेश्चन उठपटांग से सुनने में नहीं लग रहा है, शुद्ध नहीं बन रहा है क्वेश्चन। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, क्या मतलब? ये ऐसा पूछना चाहिए कोशिका को, लेकिन कोशिका को पाचन थैली तो कभी कहते ही नहीं है। ये पूछना चाहिए कि कोशिका में निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को पाचन की थैली कहते हैं। कुछ से कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ देता है, समझ ही नहीं आता है। तो डी होगा करेक्ट आंसर, लाइसोसोम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि आपसे पूछे ना कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तब भी आप लाइसोसोम को ही लगाना है, ठीक है ना, वही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किस में? हड्डी में, ब्लड में, उपास्थि में या लसिका में? तो ए होगा अस्थि में यानी हड्डी में। एलोसोम होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पूछ रहा है कि इसका होने का क्या वजह है? वेरियोला वायरस, ध्यान रखना है, ठीक है, वायरस का नाम पूछा जाता है। अरक्तता यानी कि एनीमिया जो होता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाने को दिखाता है? किसकी मात्रा इसमें कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम हो जाने से उसको हम क्या बोलते हैं कि अरक्तता हो गया, यानी एनीमिया हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या हैजा? तो राइट आंसर प्लेग ही हो जाएगा, ठीक है। ये हवा के माध्यम से फैलता है, फैलने का माध्यम हवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है वो हवा में फैले जाता है और सांस लेने के द्वारा दूसरे मनुष्य में फैल जाता है, कहने का अर्थ ये है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा स्टार्च के। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, यकृत। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? देख रहे हैं किस प्रकार से ये पूछना चाहिए, पीलिया में कौन सा अंग जो है संक्रमित हो जाता है या प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? खैर, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन औसत कितनी होती है? ये तो बचपन से आप सभी लोग रटते आए होंगे, सर 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, है ना। क्या पूछ रहे हैं? औसतन दर कितनी होती है? दिल की धड़कन औसतन दर। अब कितना मिनट में पूछ रहे हैं ये भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ औसतन धड़कन पूछ रहे हैं। ये 1 मिनट का एवरेज है ना, ये औसतन जो दे रखा है कितना का? 1 मिनट का दिया है, 1 मिनट का, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? एक प्रकार का टेस्ट है, जैसे लिसा टेस्ट होता है उसी प्रकार से EEG टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मेरा 100 में से इतना को सही हुआ है, ठीक है ना। ये कमेंट करके बताइएगा। यदि मैथ वगैरह जो भी हो, इंग्लिश वगैरह आप सभी लोग बनाए होंगे तो स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश करेंगे क्लास रेगुलर ही आए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत खेती वगैरह में फंस जाते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि डेली क्लास लाएँ। और यदि आप सभी लोग PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा सर PDF भी भेज दीजिए। अभी हम PDF नहीं दे रहे हैं, यदि बोलिएगा कि सर सेट लगाने में प्रॉब्लम होता है PDF दे दीजिए तो हम PDF भी भेज देंगे, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट को जो है सेव कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें सारा क्लास दे चुके हैं अभी तक, जितना भी पीछे का प्रैक्टिस सेट 7 हो चुका है सब उससे मिलेगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।